नोटबंदी को लेकर हर रोज किसी न किसी राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। ऐसी ही तमाम प्रतिक्रियाओं और नोटबंदी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाता विकास भदौरिया ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है। नोटबंदी को 48 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बचे हुए हैं और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन बाद देश में एक नया सवेरा होगा। नया सवेरा निश्चित रूप से होगा 1 जनवरी 2017 को। लेकिन इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनसे बात करते हैं। स्मृति जी, नोटबंदी से लोगों को परेशानी हुई, नोटबंदी से कई उद्योग और व्यापार में नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां गईं, लेकिन उसके बावजूद लोग नोटबंदी के साथ थे। आप कितने नंबर देती हैं इस पूरी नोटबंदी की योजना को 10 में से? विकास जी, आप एक तरफ बोलते हैं कि इस कदम के साथ भारत का आर्थिक सशक्तिकरण जुड़ा हुआ है, एक नया सूरज उगेगा, और जब आप सूरज के तेज को मापने की बात करते हैं और कहते हैं कि 10 में से 10 तक ही उसको सीमित करें, तो मुझे लगता है कि यह अन्याय है। राष्ट्र जब एक आर्थिक ऊर्जा को बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्र जब ट्रांसपेरेंसी की दिशा में बढ़ रहा है, काले धन के साथ जब प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के सभी नागरिक एक जंग लड़ रहे हैं, एक हवन कर रहे हैं, उसको एक रिपोर्ट कार्ड देना मुझे लगता है सही नहीं होगा। आज ही जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ आंकड़े देश के सामने प्रस्तुत किए कि वो सब लोग जो कहते थे कि नोटबंदी का एक बहुत बड़ा प्रभाव भारत की टूरिज्म पर होगा, उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ है कि पिछले साल की एवज नवंबर में इस साल टूरिज्म के नंबर्स में वृद्धि हुई है। हाल फिलहाल में मैं खुद कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से जब इंडस्ट्री से चर्चा करती हूं, तो पहले दिन जब चर्चा की तो एक उदाहरण राजस्थान के कुछ लोगों ने कहा कि दीदी यहां पर फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मैंने कहा आप हमें बताएं कि आपको आपके वर्कर के लिए बैंक अकाउंट खोलना है तो हम कैसे मदद करें। उसने कहा आधार कार्ड नहीं है, तो जिला के अधिकारियों से बात करके आधार कार्ड बनवाने में मदद की। अब सूचना आती है कि जी 99% हम सारा अपना काम कैशलेस कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब एक चुनौती उत्पन्न होती है तो उस चुनौती से जूझकर समाधान की ओर मिलकर बढ़ने का हमारे पास संकल्प भी है और हमारे पास एक प्रयास करने की एक हमारी इच्छा भी है। और इस इच्छा में जब नागरिक स्वयं हमारे साथ आ रहा है तो ये स्वाभाविक है कि जो लोग नहीं चाहते थे कि देश में ट्रांसपेरेंसी बढ़े, वो निश्चित रूप से विचलित होंगे। लेकिन आपके मंत्रालय ने भी आकलन किया होगा कि इस 1.5 महीने में कितना असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर हुआ है। महाराष्ट्र में कई शहर हैं जहां पर टेक्सटाइल हब हैं और वहां पर हमने देखा कि बड़ी तादाद में मजदूरों की नौकरियां गई हैं, बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं। आपके मंत्रालय ने क्या आकलन किया है कि नोटबंदी के बाद से इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान? बात करते हैं, मैं स्वयं भिवंडी गई थी और भिवंडी में मात्र किसी बड़े टेक्सटाइल पार्क में नहीं, छोटी छोटी गलियों में जो यूनिट्स लगे हैं, जहां पर 5 या 10 मशीनें हैं, जहां पर तंग गलियों में लोग काम करते हैं, उनके मध्य में गए। उनसे मैंने साफ पूछा कि आप बताएं तकलीफें क्या हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हमने कभी भी चेक से अपना पैसा नहीं लिया, लेकिन अब हम चेक से पैसे लेते हैं या फिर आरटीजीएस होता है, तो मोदी जी के संग हम हैं। और इसमें से कई ऐसे इलाके थे जो माइनॉरिटी परिवारों के थे। उन सब ने कहा कि जी जिला प्रशासन से अगर थोड़ी मदद मिल जाए बैंक अकाउंट खोलने में, अथवा अधिकारी से मदद मिल जाए कि जी हम जो सालों से यहां रह रहे हैं, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, उसकी चुनौती है, तो जिला प्रशासन साथ बैठा, बैंक्स हमारे साथ बैठे, देश के 15 नेशनल बैंक्स हमारे साथ बैठे। हर जगह पर जहां जहां दरकार थी वहां हमने अफसर न सिर्फ मंत्रालय की ओर से भेजे, बल्कि वित्त मंत्रालय की ओर से भी, बैंकिंग सेक्टर की ओर से भी हमारी बहुत मदद हुई। एक अपना निजी उदाहरण देती हूं। आदर्श सांसद ग्राम मैंने 2 ग्रामों में गुजरात में राज्यसभा की सांसद होने के नाते किया। एक उडवाडा में, जो मेरा दूसरा प्रयास है, और दूसरा आनंद में। और दोनों जगह पर जब घोषणा हुई 8 नवंबर की, उसके बाद मैंने एक बैंक से आग्रह किया। मैंने कहा पूरे बैंक को एक डिजिटल बैंकिंग विलेज बनाने में आप मेरी मदद करेंगे। मैंने आग्रह रखा, दोपहर को, शाम तक स्वयं बैंक का फोन आया। उन्होंने कहा स्मृति जी, आप अगर हमारे साथ लोगों के मध्य में चलने को तैयार हैं तो हम इस पूरे के पूरे जिले को और इस पूरे के पूरे विशेषतः विलेज को, आदर्श सांसद ग्राम को डिजिटल बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे माहौल में जब नागरिक एक दूसरे की
की मदद करना चाहते हैं, सरकारी तंत्र और लोकतंत्र का समावेश होता है और सब आगे बढ़ रहे हैं एक नई दिशा की ओर, तो वैसे में तो मुझे एक माहौल ऐसा दिख रहा है जो एक पॉजिटिव बदलाव की दृष्टि सारे देश के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आपने आदर्श ग्राम योजना की बात की। अमेठी, आप जहां से आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, कल हम एबीपी न्यूज अमेठी के उस गांव में गया जो वहां के स्थानीय सांसद राहुल गांधी ने गोद लिया हुआ है, और हमने देखा कि कैशलेस बनने की दिशा में वो गांव पूरी तरह से फेल हो गया है। देखिए, राहुल जी का रिपोर्ट कार्ड तो अमेठी से बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता। आज अपने आप में एक ये संकेत है उनकी अपनी एक राजनीतिक सफर का कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में खाट सभा कर रहे थे वो अमेठी में नहीं कर पा रहे हैं खाट सभा, क्योंकि जब अमेठी में घुसेंगे तो वहां के किसान स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि सम्राट साइकिल की जो जमीन हमारी ले ली थी वो तो अब कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है कि आप वो जमीन वापस लौटा दें। तो जो देश भर में किसानों की बात कर रहे हैं, पहले अमेठी के किसानों के साथ अपनी फाउंडेशन के माध्यम से तो न्याय करें। जो जमीन किसानों की उनकी फाउंडेशन ने ली है वो तो लौटा दें, अब तो ऑर्डर भी है, लेकिन मैंने स्वेच्छा से उनको ये जमीन लौटाते हुए नहीं देखा है। तो आप स्वयं जाके, अब मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि आप गए हैं अमेठी और आपने उनके आदर्श ग्राम में जाकर देखा है कि क्या हाल है, लेकिन ये हाल मात्र उस गांव का नहीं है। आज भी मूलभूत सेवाओं के लिए, मतलब अमेठी में पहला जो फर्टिलाइजर का रैक रेलवे को उतारा गया वो मैंने स्वयं आग्रह किया रेलवे मंत्रालय में, और मेरे आग्रह को स्वीकार किया सबने, और पहली रेल की फर्टिलाइजर की रैक 70 साल बाद उतरी है, और वो भी श्री गांधी के प्रयासों से नहीं उतरी। तो कितना करना बाकी है। अमेठी अपने आप में इस बात का दर्पण है कि गवर्नेंस के मामले में कांग्रेस के नेता किस प्रकार से विफल हुए हैं अपनी ही लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन राहुल गांधी इस समय ऐसा लग रहा है कि पूरे विपक्ष को लीड कर रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई दल उनके साथ आए, वहां पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और आज भी उन्होंने जबरदस्त हमला बोला नोटबंदी को लेकर, और सीधे सीधे इतनी तो पुष्टि कीजिए, पढ़ रहे थे किसी कागज से? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर, मेरा ये मानना है कि जो 2G घोटाले में साथ रहे, जो कोल के घोटाले में साथ रहे, जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में साथ रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ क्यों ना रहेंगे? मतलब इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना हिंदी में, चोर चोर मौसेरे भाई, पता नहीं वो इन पे लागू होती है नहीं, लेकिन एक विपक्ष के नाते कुछ चीजों पे सरकार का विरोध करना बहुत ही नेचुरल है, लेकिन जहां पर देश हित, राष्ट्र हित की बातें आती हैं, तब कहां तक ये सही है और कितना सही है, कितना आप योगदान देते हैं। जैसे कि मैं अमेठी हार चुकी हूं, लेकिन आज भी अमेठी में जनता जनार्दन अगर कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहे तो कई ब्लॉक्स में जाकर हम लोग स्वयं जनता के साथ बात करते हैं, बैंकिंग ऑफिसर्स को ले जाते हैं कि उनको कोई असुविधा ना हो। तो एक तरफ सरकार का विरोध करना, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में सकारात्मक दृष्टि से योगदान देना, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चिंतन और मंथन होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कहें कि पूरा का पूरा संसद का सत्र गया, चर्चा कर लेते आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन चर्चा भी नहीं करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के सामने ईयर एंड पे ये तो प्रस्तुत हो रहा है, आप स्वयं जाके अमेठी की खबर ले आए हैं, तो देश में डंका बजाएं आप और अपने घर में काम ना करें, तो ये दोगलापन तो राष्ट्र के सामने है देखने के लिए। लेकिन आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 50 दिन पूरे हो गए, अब पीएम समझाएं कि आज गणित भी गलत है ना। उन्होंने कहा 50 दिन पूरे हो, उन्होंने कहा 50 दिन पूरे हुए। अब इसलिए मैंने पूछा आपसे, पढ़ के बोल रहे थे क्या? क्योंकि 50 दिन आज पूरे नहीं हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये कहा, उसमें जो शुरुआत ही गलत हुई है तो बाकी का क्या पूछेगा? लेकिन उन्होंने कहा कि 8 तारीख के बाद कितना काला धन आया, इकोनॉमी में कितना नुकसान हुआ, कितने की जान गई, कितने को कंपनसेशन दिया गया, 25 लाख जो जमा कराए जिन्होंने 8 तारीख से पहले, उनका हिसाब दें पीएम, 24,000 जो विड्रॉवल लिमिट है उसको हटाया जाए। तो और सदन में बोलते हैं ना, सदन में क्यों नहीं ये प्रश्न उठाए? क्योंकि वो प्रश्नों का उत्तर नहीं चाहते थे। पीएम तो बोलने के लिए तैयार थे। जैसे कि मैंने कहा, आपने उनका गणित ही गलत था कि आज 50 दिन पूरे हुए नहीं है। उन्होंने पढ़ के लिखा, किसी ने लिख के दिया होगा कि जी इस सीमित दायरे में बोलेगा, इससे ज्यादा बाहर मत बोलेगा, थोड़ी चुनौती हो जाएगी। मैंने भी पहले बोला था कि भूकंप आएगा तो कांग्रेस में ही आएगा, बाहर नहीं आएगा।
तो अब उन्होंने पढ़ के दिया है, जो सारे प्रश्न हैं वो सदन में क्यों नहीं पूछे, क्योंकि वो उसका उत्तर नहीं चाहते थे। वो मतलब चाहते थे कि एक प्रकार से पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो, जो स्वाभाविक है, उनका अधिकार भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राष्ट्र हित में अपने ही लोकसभा क्षेत्र से शुरू करते लोगों की मदद करना, तो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाके कितने लोगों की मदद कर पाए हैं, कितने लोगों की पड़ताल कर पाए हैं कि भैया आपको कोई मदद की जरूरत है, मेडिकल, अगर आपके घर में कोई चुनौती है, आपको कोई मदद की जरूरत है। 2 दिन पहले ही 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सुशासन दिवस मनाते हैं। अमेठी में 500 लोगों के आई का चेकअप करके करीबन 150-200 लोगों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना, वो कोई मेरा सरकारी कार्यक्रम नहीं था। कुछ लोग स्वेच्छा से मदद करना चाहते थे गरीब की। तो ऐसे कार्य मैंने 2.5 साल देख लिया स्वयं अमेठी में, कितने कर पाए हैं वो। तो अगर आप लीड केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता विकास भदौरिया। इसी के साथ यहां एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन वापस आते हैं।